कैलाशपुरा नाम का एक गांव था। कैलाशपुरा गांव की सबसे खास बात ये थी कि गांव एकता का प्रतीक था। दूसरे गांव और कस्बों के लोग कैलाशपुरा की एकता की मिसाल दिया करते थे, लेकिन कुछ वक्त से कैलाशपुरा गांव के लोग बंजरपन और बारिश न होने की वजह से बहुत ही परेशान थे। इस नदी में एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। कुएं सूख गए, नदी सूख गई। हैंडपंप से तो 3 घंटे चलाओ तो एक बूंद पानी आता है। इस नदी को देखकर तो मुझे प्यास लग रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए हमें शहर जाना चाहिए। कम से कम वहाँ 2 वक्त के खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। शहर जाएं तो जाएं कैसे? हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं हैं। शहर यहीं पास में थोड़ी ना है। बैलगाड़ी, ट्रेन और कई सारे गाड़ियों का किराया भी बहुत ज्यादा हो गया है। तुम भी सही कह रही हो बेगम। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। चलो गांव की तरफ जाकर देखते हैं। गर्मी से प्यास के मारे ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र का पानी ही पी लूं। अरे मुरारी, ये कैसी बातें कर रहे हो? समुद्र का खारा पानी कोई कैसे पी सकता है भला? और क्या करूं हीरा भाई, गर्मी के मारे हालत खराब है। हमें इस चीज के ऊपर ना काम करना होगा, वरना हमारे गांव के बच्चे बूढ़े सबकी जान खतरे में आ जाएगी। हमें चलकर गांव के चबूतरे में बैठे पंडा बाबा को इस मसले के बारे में बताना चाहिए। वहां चलकर इसका कोई न कोई हल तो निकल ही जाएगा। तुमने ठीक कहा, हमें वहां चलना चाहिए। हीरा मणि और उसकी बीवी मुरारी के साथ मिलकर उस गांव के सबसे बूढ़े पंडा बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी की जय हो। पंडा बाबा उनसे कहते हैं, कहो तुम सबका यहाँ किस काम से आना हुआ? वैसे तो कोई भी मेरे आसपास नजर नहीं आता। वो क्या है ना कि हम आपसे ये जानने आए हैं कि हमारे गांव की पानी की मुसीबत कब ठीक होगी। तुम अब आ रहे हो जब सब हो गया, जब बीत चुकी है। हम कुछ समझे नहीं जनाब, आप क्या कहना चाहते हैं? खुलकर कहिए ना। सारे गांव वालों को इकट्ठा करो और चलो मेरे साथ। लगता है ये जनाब प्यास के चलते पगला गए हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। पंडा बाबा सारे गांव वालों को लेकर गांव के सबसे पुराने सूर्य देव के मंदिर जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, ये देखो, तुम गांव वालों में से कोई भी नहीं जानता कि सूर्य देव की मूर्ति कहाँ गई। बाबा के इतना कहते ही सब मूर्ति की ओर देखते हैं और उन्हें वहाँ पर कोई भी सूर्य देव की मूर्ति नजर नहीं आती जो वहाँ पहले हुआ करती थी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो पिछले महीने ही यहाँ पर आया था, तब तो मूर्ति यहीं पर थी। क्यों बेगम? जी आपने सही कहा, पता नहीं ये कैसे हो गया। मूर्ति मंदिर में ना होने से ऐसा क्या हो गया? बाबा आप बातों को घुमाए ना और सीधे सीधे बता दे बात क्या है। तब बाबा ने सारी बातें गांव वालों को बताई। तुम सबको याद होगा महीने भर पहले शहर का एक इंसान यहाँ पर घूमने आया था। जी बाबा, मुझे अच्छे से याद है और वो मंदिर में ही रुका हुआ था। वाह, ये मंदिर तो बहुत पुरानी लग रही है। अगर मैं इस मंदिर की मूर्ति को बेच दूं तो मैं रातों रात अमीर हो सकता हूँ, लेकिन इसके पीछे मुझे बहुत दिमाग लगाना होगा। शहरी कारोबारी शहर के कुछ चोरों को पैसे देता है और उन्हें मंदिर की मूर्ति चुराने के लिए कहता है। चोर आकर रातों रात मंदिर से सूर्य देव की मूर्ति चुरा कर ले जाते हैं। तुम गांव वालों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी नजरों के सामने खुलेआम चोरी हो गई और तुम समझ नहीं पाए। धिक्कार है तुम लोगों पर। बाबा, मैं अब भी समझ नहीं पाया कि बात क्या है। उस मूर्ति से गर्मी का क्या लेना देना? सूर्य देव की मूर्ति जब तक गांव में थी, गांव खुशहाल और बहुत अच्छी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। मूर्ति चोरी होने की वजह से ही इतनी सारी दिक्कतें हमारे गांव में आ रही हैं। ठीक कहा हीरा मणि ने, जब तक वो मूर्ति अपने सही स्थान पर नहीं आएगी तब तक ये दिक्कतें बढ़ती ही रहेंगी और उस व्यापारी को गुनाह की सजा उसे जरूर मिल जाएगी। हीरा मणि और मुरारी, तुम दोनों शहर जाकर मूर्ति ढूंढो और उसे इसी जगह पर फिर से ले आओ। आपका हुक्म सर आंखों पर। हम तुरंत ही शहर के लिए रवाना हो रहे हैं। बेगम, तुम कुछ खाना बांधकर हमें दे दो,
हम आज ही शहर के लिए निकलेंगे। बाबा की बात सुनकर मुरारी और हीरा मणि शहर जाने के लिए तैयार हो गए। सारे सामान लेकर वो शहर के लिए निकल गए। पूरे 2 दिन बाद वो शहर पहुँचे। फिर हीरा मणि ने कहा, इतने बड़े शहर में हम उस व्यापारी को कहाँ ढूंढेंगे? सिर्फ तुमने ही उसे देखा है, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कैसा दिखता है। शैतान हमेशा अंधेरे में नजर आता है। वहाँ देखो, कई सारी गैर कानूनी दुकानें और कई सारे अवैध व्यापार चलते हैं। वहाँ चलो। मुरारी और हीरा मणि उस अवैध जगह पर जाते हैं। तब उन्हें एक आदमी गेट पर ही रोक लेता है। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? अंदर जाना मना है। अरे हम व्यापारी साहब से मिलने एक बेशकीमती तोहफा लेकर आए हैं। पहले बताना था ना कि तुम मालिक के दोस्त हो। चलो अंदर जाओ, सीधे सीधे जाना, यहाँ वहाँ मत जाना। हीरा मणि और मुरारी दोनों उस घर के अंदर गए और वहाँ जाकर देखा कि घर के अंदर एक छोटा सा तालाब है, जिसके अंदर कई सारे बेशकीमती मूर्तियाँ रखी हुई हैं और वो शहरी कारोबारी फोन पर किसी से बात कर रहा है। दोनों छुपकर उसकी बातें सुनने लगे। साहब, आज आप आ रहे हो ना? मैंने मूर्तियों को छुपा कर रख दिया है अपने ही घर में। किसी को कोई शक भी नहीं होगा। आप शाम तक आ जाइए और पैसों का बक्सा लेकर आइएगा। उस शहरी की बात सुनकर हीरा मणि और मुरारी डर गए और उस घर से बाहर चले गए। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें कुछ भी करके पुलिस को बुलाना होगा। तुमने ठीक कहा, इस दरिंदे को जल्द से जल्द हमें काल कोठरी में डालना ही होगा। हीरा मणि और मुरारी दोनों ने तुरंत ही पुलिस को बुलाया और उन्हें सारी बातें बता दी। पुलिस वाले ने उस शहरी कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे जाने दो। तुम दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया है। अपनी मूर्ति लेकर चले जाओ। रही बात इसकी, तो हम इसको सही जगह पर पहुंचा देंगे। हीरा मणि और मुरारी दोनों सूर्य देव की मूर्ति लेकर वहाँ से अपने गांव आ जाते हैं। गांव वाले उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। तुम दोनों पर गांव को नाज है। जल्दी से इस मूर्ति को उसकी जगह पर रख दीजिए। गांव वालों ने मिलकर सूर्य देव की मूर्ति को स्थापित किया। जैसे ही वो मूर्ति अपने असली जगह पर पहुंची, सूर्य देव प्रकट हो गए और कहने लगे, मैं तुम सब की भक्ति से प्रसन्न हुआ, इसलिए मैंने तय किया है कि इस गांव में सूरज से बारिश होगी। अब से तुम सब गांव वालों को किसी भी बात की चिंता नहीं होगी। इतना कहकर सूर्य देव वहाँ से चले गए और उनके जाते ही सूरज से बारिश होने लगी और सारी तपती हुई गर्मी खत्म हो गई। बारिश इतनी जोरदार थी कि गांव वाले बेहद खुश हो गए। कमलागंज नाम का एक गांव था। वहाँ एक खूसड़ जमींदार रहता था। लोगों को परेशान करना और लोगों को शिकस्त देना उसे बहुत पसंद था। बताओ, आज क्या लाई हो खाने में? जमींदार साहब, अपने कंगन बेचकर मैं आपके लिए बिरयानी लाई हूँ। अब तो आप हमें हमारी जमीन वापस कर दीजिए। अरे वाह, ये हुई ना बात। क्या करोगी जमीन वापस लेकर? तुम्हारा शौहर वैसे भी मेरे खेतों का मजदूर है। रहम कीजिए हम पर, बख्श दे। तभी वहाँ मुंशी आया और कहने लगा, मालिक, खुशखबरी, उस बैजू ने भी अपनी जमीन हमें गिरवी दे दी। ये तो होना ही था। अब पूरा गांव हमारे शिकंजे में है। नहीं ठाकुर साहब, गांव के सड़क किनारे की जमीन अभी भी नवीन के परिवार के पास है। कौन नवीन? मैंने उसे ठीक से पहचाना नहीं। वही जिसकी बेगम अभी कुछ ही दिन पहले बीमारी के चलते गुजर गई। चल तो जरा हम भी शोक मनाए। उसके घर पर ठाकुर और मुंशी नवीन के घर जाने के लिए निकल गए। वहां जाकर देखा कि नवीन अपनी पत्नी की तस्वीर से ही बात कर रहा है। बेगम, जब से तुम गई हो मैं सुकून से जी नहीं पा रहा। हमेशा तुम्हारी यादों में खोया रहता हूँ। अल्लाह करे तुम जहाँ कहीं भी हो बस खुश रहो। इस वक्त इसे परेशान करना सही नहीं लग रहा मालिक। बाकी जैसा आप कहे। तुम तो मेरी बेगम के बारे में अच्छा खासा जानते हो, तो डरना किस बात से। चलो अंदर और सीधा काम की बात करो।
ठाकुर और मुंशी दोनों सीधे नवीन के कमरे पर चले गए। अच्छा, तो तुम हो नवीन? तुम्हें मैंने कई बार बाग में बैठे देखा है। मैं वहां अपनी बेगम अलीशा के साथ समय बिताया करता था। अच्छा, तो एक काम करो, सारा सामान बांध लो और अपनी बोरिया बिस्तर बांधकर उसी बगीचे में चले जाओ। तुम्हारी सड़क के किनारे की जमीन मेरे नाम कर दो। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी कोई भी जमीन तुम्हें नहीं देने वाला। जैसा तुम्हें ठीक लगे बच्चे। उस वक्त ठाकुर और मुंशी वहां से चुपचाप चले जाते हैं। उसके बाद ठाकुर एक कटोरी खीर लेकर अपने घर के खुफिया कमरे में जाता है। उसकी बेगम, जो कि काला जादू करती है। आ गए तुम? खीर की महक तो बेहद अच्छी आ रही है। लाओ दे दो और बताओ अब क्या करना है। रूपमती, गांव के एक किसान की जमीन हड़पनी है। मैं इस वजह से तुम्हारे पास ये खीर लेकर आया हूँ। उसका नाम है नवीन। बस इतनी सी बात? खीर रखकर दुम दबाकर भाग जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठाकुर उस खुफिया कमरे का दरवाजा बंद करके भाग गया। उस रात रूपमती नवीन के घर चुड़ैल के रूप में गई। आज बड़ी अच्छी नींद आएगी। दिन भर मेहनत की है। मेहनत करने के बाद नींद बड़ी अच्छी आती है। और जैसे ही नवीन अपनी चरपाई पर सोने गया, उसने सामने देखा रूपमती एक भयानक चेहरा लिए उसके पास खड़ी है। कौन हो तुम? मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, जाओ मम्मी। अगर तुमने अपनी सारी जमीन ठाकुर के नाम नहीं की तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मुझे कहीं मत ले जाओ। मैं अपनी सारी जमीन ठाकुर साहब के नाम कर दूंगा। खुदा के लिए मुझे मत मारो। नवीन भागता हुआ मुंशी के घर पहुंचा और कहने लगा, मुंशी जी, कहाँ दस्तखत करना है? बोलिए, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। तुम बड़े जल्दी आ गए हो। जान बची तो लाखों पाए। बस तुम ठाकुर से कहना अब वो मेरे पास ना आए। नवीन ने अपनी सारी कीमती जमीनें उनके नाम कर दी। ये बात जानकर ठाकुर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, ये तो होना ही था। अब पूरा गांव हमारे कब्जे में है। जब तक मेरी बेगम नायदा मेरे साथ है, तब तक मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। हाँ जनाब, गांव में जहां तक हमारी नजरें जाएंगी, वहां तक आपकी जमीनें हैं। एक तरफ ठाकुर और मुंशी बड़े खुश थे। गांव के लोगों ने एकजुट होकर बैठक रखी। आखिर कब तक हम ठाकुर की बेईमानी सहते रहेंगे? उसकी डरावनी बेगम बहुत खतरनाक है। कहीं अगर उसने काला जादू कर दिया तो हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। जो कुछ भी हमारे पास है सब चला जाएगा। आखिर कब तक ऐसे दब कर रहे हम? तभी उन सब की नजर नवीन पर पड़ती है, जो अपनी बेगम की तस्वीर लेकर बाग की जानिब जा रहा होता है। नवीन, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? हम में से अगर जो सबसे ज्यादा लूटा है ठाकुर से, तो वो तुम ही हो। आखिर तुम ऐसे खामोश कैसे रह सकते हो? कब खून खौलेगा तुम्हारा? उनकी बातों को अनदेखा करके नवीन बाग में अपनी बेगम की तस्वीर लेकर चला गया और वहां जाकर उस तस्वीर से बातें करने लगा। अगर तुम यहाँ पर होती बेगम, तो हम यहाँ से कोसों दूर चले जाते। नवीन तस्वीर को नीचे रखकर रोने लगा था कि उस तस्वीर से एक तेज रोशनी आई और उसकी बेगम तस्वीर से बाहर आ गई, जिसे देखकर सारे गांव वाले खौफजदा हो गए। बेगम तुम, ये सब कैसे हो गया? अल्लाह ने मेरी सुन ली। मैं यहाँ पर गांव वालों को इंसाफ और तुम्हें सुख, चैन और शांति देने आई हूँ। आखिर तुम्हें उस ठाकुर की करतूतों के बारे में पता चल ही गया। पता कैसे ना चलता? मुझे तुम अपनी हर चीज बताते जो थे। तुम्हारी और गांव वालों की सबकी जमीनें हम उस ठाकुर और उसकी चुड़ैल बीवी से वापस ले लेंगे। अलीशा के इतना कहते ही सारे मिलकर ठाकुर के घर के सामने गए। ठाकुर, तुम्हारी और तुम्हारी उस चुड़ैल बेगम की खैर नहीं, बाहर निकलो। गांव वालों के गुस्से को देख ठाकुर मुंशी से कहने लगा, अरे गांव वाले एकजुट होकर कहीं हमें मारने तो नहीं आए हैं? ये तुम कैसी बहकी बातें कर रहे हो? चलो चलकर देखे तो।
उन्होंने देखा कि नवीन की बेगम जो तस्वीर से निकल चुकी है उसके साथ लोगों के बीचों बीच खड़ी है। तुम आगे चलो, मैं अभी नायदा को लेकर आया। आज इस गांव में केवल हम बचेंगे। मुझे पता था ठाकुर साहब बहुत गलत कर रहे हैं। उन्हें उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मुंशी और गांव वाले बात कर ही रहे थे कि ठाकुर की चुड़ैल बेगम नायदा वहां आ गई। गांव वालों और अलीशा पर आग की बारिश करने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि गांव वाले इधर उधर भागने लगे। रुक जाओ, सब एक जगह ठहर जाओ। किसी को कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं। मेरी जो छोटी सी तस्वीर है उसके पास आ जाओ सबके सब। भाग्य ने ऐसा जादू किया कि उसकी छोटी सी तस्वीर बहुत बड़ी हो गई और जिसके नीचे गांव वाले आकर छुप गए और उस बहुत बड़ी तस्वीर ने आसमान से बरसती आग को रोक दिया। अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। तुम अब क्या करने वाली हो? अलीशा ने अपनी जादू से खीर की बारिश कर दी, जिसे देखकर नायदा का मन ललचाया और वो नीचे आकर खीर खाने लगी। और इसी चीज का फायदा उठाकर अलीशा ने उसके बालों को काट दिया। नहीं नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे बरसों की मेहनत और तपस्या को खत्म कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? इतना कहकर रूपमती रोते हुए गांव से भाग गई, ठाकुर को अकेला छोड़कर। अब तुम क्या करोगे ठाकुर? हमारी जमीनें तुमने हड़पी थी। तुम्हारी चुड़ैल बेगम तो अब भाग गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम गांव वालों को बहुत तकलीफ दी है। रहम करो, मुझे माफ कर दो। ठाकुर और मुंशी को गांव से बाहर निकाल दिया। ठाकुर की बेगम दोबारा कभी नहीं आई और अलीशा गांव वालों को इंसाफ दिलाकर फिर से उस तस्वीर में चली गई।